ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं बेटा सर्वेइंग के लास्ट टॉपिक में, और लास्ट टॉपिक जो सर्वेइंग का है, तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और फिर इस पूरे कोर्स में जो जो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं उसकी एक बार पूरी समरी देखेंगे। ठीक है, तो आई होप सभी ने क्लास को ज्वाइन कर लिया, दोज हु आर रेगुलर इन द क्लास। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, और डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग में हम लोग को जो बेटा बातचीत करनी है, वी नीड टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द रिमोट सेंसिंग। इसके बाद बात करना है टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम की, फिर बात करेंगे आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम की, और फिर देखेंगे एप्लीकेशन, रिमोट सेंसिंग किस किस फील्ड में अप्लीकेबल है, रिमोट सेंसिंग का काम किस किस फील्ड में आपको पढ़ने वाला है। देन वी विल सी अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो हम लोग को कंप्लीट करने हैं इस टॉपिक में। मेन टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहले मुझे बताओ रिमोट वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिमोट? फॉर एग्जाम्पल ये एसी का रिमोट है, ये टीवी का रिमोट है, क्या मतलब है यहां पर रिमोट का? व्हाट डू यू मीन बाय द रिमोट, वर्ड रिमोट? क्या हम बोल सकते हैं रिमोट वर्ड का मतलब होता है इनएक्सेसिबल? जिस पॉइंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं रिमोट, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अभी इस एसी को स्विच ऑफ करना है तो आई डोंट नीड टू एक्सेस द मेन स्विच। मुझे इस मेन स्विच को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस मेन स्विच को फिजिकली, एसी के मेन स्विच को फिजिकली टच करने की जरूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ दिस रिमोट आई कैन अलाउ द सप्लाई और आई कैन स्टॉप द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द एसी। कह सकते हैं ऐसा? बिल्कुल। फिजिकल टच के बिना, फिजिकल टच के बिना अगर आप एसी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो उस केस में ये रिमोट आपके लिए क्या करेगा? हेल्प करेगा। अब तो लास्ट टॉपिक में आ गए हैं, तो अब तक हम लोगों ने इतना डिस्कशन कर लिया है जिससे हमें यह पता चल गया है कि पूरे सर्वेइंग में, इन द इंटायर सर्वेइंग सिलेबस, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था किसी भी जगह का, किसी भी फीचर का डिटेल को कलेक्ट करना। बेसिक सर्वेइंग के केस में आपने उस डिटेल को कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, बाय परफॉर्मिंग सम लीनियर मेजरमेंट। कुछ लीनियर मेजरमेंट किया आपने, कुछ एंगुलर मेजरमेंट किए, और जिसकी हेल्प से उस फीचर की इंफॉर्मेशन को, उस फीचर की डिटेल को आपने कलेक्ट किया था। अल्टीमेटली उस पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन किया था, जिसकी हेल्प से हम प्लान और मैप प्रिपेयर कर पा रहे थे। सर्वेइंग के तरीके बदलते चले जा रहे हैं, बट बेटा बेसिक जो है सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव जो है सर्वेइंग का, वो अभी भी सेम है। फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग में आपने डेटा को कलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफ। आपने लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट नहीं परफॉर्म किए, और आपने फोटोग्राफ की हेल्प से डेटा को कलेक्ट किया, उस डेटा को प्रोसेस किया, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड थी उस इंफॉर्मेशन को आपने अटेन किया। जीपीएस के केस में भी आपने पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन किया, उसके लिए आपने सैटेलाइट सिस्टम का यूज किया, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अभी भी वही था कि हम किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम प्लान और मैप को प्रिपेयर कर पाए। आई होप ये बात सभी को क्लियर है।
बेटा रिमोट सेंसिंग भी सर्वेइंग का एक तरीका है जहां पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल को कलेक्ट करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने वाले हैं विदाउट इस्टेब्लिशिंग द फिजिकल कांटेक्ट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। आप उस ऑब्जेक्ट को टच नहीं करने वाले हैं, आप उस ऑब्जेक्ट से कोई भी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होंगे, आप किसी भी तरीके के मेजरमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन बिना ये सब कुछ कुछ किए बिना भी आपको उस ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उस ऑब्जेक्ट की डिटेल को, उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, और ऐसा आप कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द रिमोट सेंसिंग सिस्टम। कैसे कर पाएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ, पहले डेफिनेशन पार्ट देखिए। कलेक्शन ऑफ द डेटा फ्रॉम द रिमोट लोकेशन, मतलब इन एक्सेसिबल स्टेशन, विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, without being in the physical contact with the object, if you are collecting the data, so that will comes under, that is the concept of the remote sensing। एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में बता देंगे, definition of the remote sensing is clear to everyone? Definition of the remote sensing is clear to everyone, yes or no? रिमोट सेंसिंग की ये डेफिनेशन सभी को क्लियर है? Definition of the remote sensing is clear to everyone? Any doubt to anyone? You can ask your doubt. You can ask your query. किसी भी जगह की फीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स को एसेस करना, जानना, समझना बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, इस तरीके को हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट का मतलब इनएक्सेसिबल कंडीशन, सेंस मतलब फील करना, महसूस करना, कलेक्ट करना। I hope this point is clear to everyone. I hope the definition is clear to everyone. अरे कुछ नहीं है, सिंपल सा तरीका है। अब देखो मैं इसका तुम्हें बेसिक बताता हूं, गेम क्या होता है। तो हम लोग जब बचपन में छोटे थे तब हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि गर्मी के दिनों में, सनी डेज में, कपड़े जो हम पहने वो लाइट कलर के पहने। सुना है? गर्मी के दिनों में जब सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा होती, सूरज की धूप बहुत ज्यादा होती है, उस केस में जो हम कपड़े पहने वो लाइट कलर के कपड़े होने चाहिए। ठंड के केस में आप डार्क कलर के कपड़े प्रेफर करते हैं, आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। उसका रीजन क्या होता है? उसका बेसिक रीजन क्या होता है? कोई मुझे बताएगा इसके पीछे क्या साइंस थी कि गर्मी के दिनों में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए और ठंडी के दिनों में डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए? बताइए बेटा। What was the reason behind that? लाइट एब्जॉर्ब करता था, लाइट एब्जॉर्ब करता था, ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर समर के केस में जब सूरज बहुत तेजी में से गर्मी भेजता था, तो जब हम लाइट कलर के कपड़े पहनते थे, तो हम इस हीट को, जो लाइट कलर के कपड़े होंगे, जो लाइट कलर के कपड़े होंगे उनका हीट का एब्जॉर्प्शन कम होता था, उनका हीट का एब्जॉर्प्शन कम होता था, जिसकी वजह से आपको गर्मी कम लगती थी। और ऐसा ही हम चाहते हैं, ऑलरेडी गर्म है, ऑलरेडी गर्म है, और अगर हम और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे, बिल्कुल लाइट कलर क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट जो करेगा, रिफ्लेक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन कम है, रिफ्लेक्शन ज्यादा है, गर्मी ज्यादा नहीं लगती है। लेकिन बेटा यही काम अगर आप विंटर के केस में कर देते हैं, तो विंटर में आपने बोला सर सूरज की किरणें हम तक कम पहुंच पाती हैं क्योंकि बीच में है एटमॉस्फेयर और इसमें होते रहते हैं चेंज। तो अब हम क्या करते हैं सर, डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि हम चाहते हैं ये ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को
ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और कम अमाउंट को क्या करे, कम अमाउंट को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। यही तो चाहते हो। तो इस वजह से आपने बोला था कि सर गर्मी के दिनों में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए बाहर अगर निकलना है, और ठंडी के दिनों में, विंटर के सीजन में हम डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो ज्यादा मजा आने वाला है। यही था कहानी। इस कहानी के थ्रू बेटा मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा था कि क्या हर कलर की, हर ऑब्जेक्ट की किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की और रिफ्लेक्ट करने की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होगी या नहीं होगी? हर एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी को, सेम एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की और रिफ्लेक्ट करने की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होगी या नहीं होगी, बस ये बता दो। Every object is having the different characteristics or the same characteristics. Every object is having the different characteristics or the same characteristics. क्या लगता है तुम्हें? यस, बिल्कुल आपने सही बोला कि सर हर ऑब्जेक्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की और एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो अलग अलग होगी। बिल्कुल सही बात है। मेन खेल यही है। अगर आप मेरे से पूछो कि सर बेसिक प्रिंसिपल क्या है रिमोट सेंसिंग का, क्योंकि हम बेसिक की ही बात कर रहे हैं, तो बेटा जो भी एनर्जी हम एमिट कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमारा काम क्या है समझना जरा ध्यान से। हम कैसे ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पा रहे हैं, ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसको समझने के लिए, इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने लगा रखे हैं सेंसर। अब ये सेंसर क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को सेंस करेंगे। कोई एक एनर्जी है जो लगातार अलग अलग ऑब्जेक्ट में आप एमिट कर रहे हैं, कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट एब्जॉर्ब हो जा रहा है, कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन सेंसर का काम क्या है, इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ट्रांसमिट कर देना हमारे ग्राउंड के स्टेशन पे, जिसको आप कंट्रोल स्टेशन भी बोल सकते हैं। तो इसको ट्रांसमिट कर देना ग्राउंड के कंट्रोल स्टेशन पे, और ग्राउंड के कंट्रोल स्टेशन पे हम इस डेटा को प्रोसेस करके इस जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं, और जो भी हमारा फाइनल एंड यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस डेटा को इंटरप्रेट करके वो अपने हम एंड यूजर तक पहुंचा देते हैं। अब किसी को मौसम की जानकारी चाहिए तो उसके हिसाब से डेटा प्रोवाइड कर दिया, किसी को एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए उसको डेटा प्रोवाइड कर दिया, किसी को सर्वेइंग पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशन। ये है रिमोट सेंसिंग का बेसिक कंसेप्ट। समझ आ गया? दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रिमोट सेंसिंग, हाउ एक्चुअली रिमोट सेंसिंग वर्क्स। ये बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके से भी मैंने रिमोट सेंसिंग को एक्सप्लेन किया है कि रिमोट सेंसिंग में किस तरीके से बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट, आप ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी तरीके से फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, बस उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पा रहे हैं। ऐसा हम कैसे कर पा रहे हैं, इस बात का बेसिक मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस किया है, और आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर भी होगा। आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर भी होगा। यस और नो? बोलिए बेटा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो?
कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई रिमोट सेंसिंग की? किसी को कोई डाउट बेटा? एनी डाउट टू एनीवन? यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। चलें फिर आगे बातचीत कर लें। आइए अब कुछ और टेक्निकली समझते हैं। देखिए, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये डायग्राम से आप समझ पाओगे, ये सन है। वी कैन यूज एज द सन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहां से क्या हो रहा है, एनर्जी को हम इंसिडेंट कर रहे हैं। ये आपके फॉरेस्ट है, ये वाटर बॉडी है, ये ग्रास है, ये सॉयल है, ये रोड है, पेव्ड रोड, ये बिल्टअप एरिया है, बिल्डिंग्स हैं। सभी ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, सोलर रेडिएशन का इंसिडेंट कर रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। अब ये सभी ऑब्जेक्ट अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर ले रहे हैं, सर्टेन अमाउंट। ये जो इंसिडेंट हो रहा है, ये वाया एटमॉस्फेयर हो रहा है। एटमॉस्फेयर से होते हुए ये एनर्जी आई और रेडिएशन का क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ इन ऑब्जेक्ट के साथ। इन ऑब्जेक्ट ने सर्टेन अमाउंट्स ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिया और बाकी एनर्जी को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। इन सभी ऑब्जेक्ट से ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, यहां पर बैठे हुए भैया है हमारे सैटेलाइट। तो सैटेलाइट ने इस डेटा को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया और फाइनली इस डेटा को क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। जो भी आपका ग्राउंड में कंट्रोल स्टेशन है, ग्राउंड में जो कंट्रोल स्टेशन है, वहां पर ये जानकारी आपको मिल गई। वहां पर हमारे पास टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, मेथड है। अब ग्राउंड स्टेशन में बैठ के चाय पानी तो कर नहीं रहे होंगे कि चाय चल रही, कोल्ड ड्रिंक चल रही है। तो नाउ वी नीड टू प्रोसेस ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ऑल द सेटअप रिक्वायर्ड सेटअप विल बी देयर। और फाइनली यूजर की इच्छाओं को पूरा करते हुए आपने उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया, आपने उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया। तो जनरली बेटा जो आपके स्टेट के मेंस के एग्जाम होते हैं, जहां पर भी मेंस के एग्जाम होते हैं, कन्वेंशनल एग्जाम होते हैं, यहां वहां पे अगर आपका सर्वेइंग में रिमोट सेंसिंग सिलेबस का पार्ट है, इंक्लूडिंग योर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस एग्जाम की आप बात करोगे, दोनों ही तरीके क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, कन्वेंशनल भी आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो यहां से एक फिक्स क्वेश्चन, अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में जब आप पढ़ोगे तो भी यहां से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा कि साहब ये आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम? जिन लोगों ने सर्वेइंग अपने बीटेक कोर्स में पढ़ी होगी, मॉडर्न सर्वेइंग कवर की होगी, वो अगर ध्यान से याद करेंगे तो उनको याद आएगा कि उनके सेमेस्टर एग्जाम में एक सवाल आया था कि ये आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या होता है। फिक्स क्वेश्चन है इस टॉपिक से, अगर आपके सिलेबस का पार्ट है, अगर यहां से सवाल आएगा तो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम एक ही बनता है यहां से, कन्वेंशनल प्रॉब्लम एक ही यहां से बनता है, और वो है रिलेटेड टू द आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम। याद आया किसी को? बोलो बेटा, सेमेस्टर एग्जाम जिन लोगों ने दिए थे, क्या उन्हें याद आया कि रिमोट सेंसिंग, आइडियल रिमोट सेंसिंग पे एक पूरा कन्वेंशनल क्वेश्चन आया था 8 से 10 नंबर का? कितने लोग को याद आ गया? कितने लोगों को याद आ गया?
अरे बताओ भाई, आया था सेमेस्टर में यहां से सवाल। तो चलो समझ लेते हैं ये आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या होता है। पहली बात तो देखो, आइडियल आइडियल नाम की कोई चीज होती नहीं है। आइडियल का मतलब 100%, और आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी सिस्टम आइडियल सिस्टम नहीं है, कोई भी सिस्टम परफेक्ट सिस्टम में नहीं है। हमेशा देयर आर चांसेस फॉर द इंप्रूवमेंट, और यही मैं तुम्हें भी समझाता हूं। अब आज का ज्ञान देता हूं मैं तुम्हें इस बात पे। बच्चा जब तैयारी करता है, या जब हम भी तैयारी कर रहे थे, एक तो 20 21 22 साल, 22 क्या 19 20 21 साल की एज होती है आपकी। जीवन में ना अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, धरती पलट देंगे इस एज में। फिर जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, सिचुएशंस देखते हैं, तो थोड़ा सा चीजें कंट्रोल होती हैं। बीटेक इंजीनियरिंग में अगर आप हैं 3rd ईयर 4th ईयर, और 4th ईयर के 1-2 साल बाद तक आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई है। होता है कि नहीं होता है? हर चीज को सोचने का, समझने का नजरिया अलग होता है। और ये इन सब बातों को आप महसूस करेंगे आज से 8-10 साल बाद, कि हाँ यार उस समय मेरा क्या माइंडसेट था और आज कैसे माइंडसेट चेंज हुआ। और इसी को शायद लाइफ में, इसी को जीवन में शायद एक्सपीरियंस कहा गया है। हो सकता है आज आप बहुत किसी चीज में बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएं, आज से 10 साल बाद आप बोलो मैं फर्क ही नहीं पड़ता, इग्नोर करो यार, हटाओ। है कि नहीं? बच्चा एक गलती तैयारी के दौरान एक सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करता है। अब जैसे सर्वेइंग हम लोगों ने पढ़ा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गए, बहुत अच्छे से सवाल लगा लिए सर, सब कुछ बढ़िया 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 चल रहा है एकदम। तो हम क्या मान लेते हैं कि भैया सर्वेइंग तो हमें आता है, और सर्वेइंग जब आता है, बिल्कुल सही बात है, सर्वेइंग आपको आता है, बट हमें इस बात का इल्म ही नहीं होता है, हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता है कि कब हमारा कॉन्फिडेंस हमारा ओवर कॉन्फिडेंस बन गया, हम कब कॉन्फिडेंस वाले जोन से ओवर कॉन्फिडेंस वाले जोन पे चले गए। तो 7 अप्रैल 2023 को सर ने सर्वेइंग खत्म किया, और हमें सर्वेइंग आ गई थी, सर्वेइंग आसान लगा, सर्वेइंग मजेदार सब्जेक्ट लगा। तो अब इसमें बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, मुझे आता है। ऐसा हमारे दिमाग ने क्या कर लिया है, मान लिया है। इस दुनिया में अगर सबसे कोई सातिर है ना, तो वो है आपका दिमाग। सबसे सातिर अगर कोई चीज इस धरती पे है तो वो है आपका दिमाग। और तुम्हें मैं दिमाग की एक खास बात बताऊं, पता नहीं तुमने फील किया है कि नहीं फील किया है। दिमाग का बस चले ना तो तुम्हें कुछ करना ही ना दे, बहुत आलसी। दिमाग कभी खुद से कोई इनिशिएटिव आपके लिए लेगा ही नहीं। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को आराम पसंद है, तुमसे भी ज्यादा अगर किसी को आराम पसंद है, तुमसे भी ज्यादा अगर किसी को आलस आता है, तो वो है तुम्हारा दिमाग। ऐसा नहीं कि दिमाग की सब केवल निगेटिव बातें हैं, नहीं, दिमाग की अच्छी बात भी है। दिमाग की अच्छी बात क्या है कि इसको थोड़ा सा तुम पुश करो तो फिर बेचारा ये मजबूरी में उस डायरेक्शन में भागता है। और सबसे मजे की बात, हमारे दिमाग के पास उसका कोई दिमाग नहीं होता है। समझ रहे हो खेल, समझ रहे हो? वी हैव माइंड बट आवर माइंड डोंट हैव एनी माइंड। उसके पास कोई दिमाग नहीं है। अब थोड़ा इसको आसान करते हैं। अभी क्लास खत्म हुई, जाहिर सी बात है क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, इस क्लास का ड्यूरेशन कम है। इसके बाद 2 ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन है इस क्लास के खत्म होने के बाद, कि आप जो आपका 11:30 तक का या 12 बजे तक का जो स्टडी टाइम है,
आप सोचो कि यार इसमें स्टडी कर लेते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, जल्दी खत्म हो गया, लाओ कोई वेब सीरीज निपटा दें, या किसी दोस्त से बहुत दिन से बात नहीं करी वो बात कर लेते हैं, कहीं बहुत दिन से गए नहीं है वहां घूम आते हैं, ये दूसरा ऑप्शन है। दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऑप्शन इजी है? कष्ट कम किसमें होगा दिमाग को, मजा किसमें आएगा? दिमाग की बात कर रहा हूं, तुम तो भोले बच्चे हो, तुम्हारी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तुम तो बहुत इनोसेंट हो। तुम्हारे ब्रेन की मैं बात कर रहा हूं, सातिर प्राणी की मैं बात कर रहा हूं। दो ऑप्शन है कि आप 11:30-12 बजे तक बैठ के पढ़ाई करें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, इस सब्जेक्ट को पढ़ें, किसी और सब्जेक्ट को पढ़ें, और दूसरा है कि वेब सीरीज देख लें, वो देख लें क्या आजकल चलता है, रील्स देख लें, हाँ, किसी दोस्त से बात कर लें, किसी दोस्त से मिल आए, ये दूसरे ऑप्शन है। दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा दिमाग तुम्हें क्या करने को बोलेगा? तुम्हारा दिमाग वही काम चुनेगा जो आसान है, तुम्हारा दिमाग वही काम चुनेगा जिसमें उसको एफर्ट ना करने पड़े, कम से कम एफर्ट में टाइम कट जाए बस। पढ़ोगे तो दिमाग पे लोड आएगा, सवाल लगाओगे तो दिमाग पे लोड आएगा, समझ रहे हो? रिवीजन करोगे तो दिमाग पे लोड आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग पे लोड आएगा। दिमाग कह रहा हमको नहीं चाहिए लोड, दिमाग तुम्हें पुश करेगा, अरे छोड़ो यार सब मोह माया है, कल पढ़ लेंगे, छोड़ो। तुम्हें बार बार ये बात समझाएगा कि ये सब कुछ हो जाएगा भाई, लेकिन वेब सीरीज, रील्स, दोस्त से मिलना, दोस्त से बात करना, ये मिस मत करो। धरती पे आने का कोई मकसद नहीं है अगर तुमने ये चीजें मिस कर दी अभी, क्योंकि भाई साहब उसको उसमें एफर्ट कम करने हैं, समझ रहे हो? सातिर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसको भी पता है कि ऑप्शन वन तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है, ऑप्शन वन तुम्हारी लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो तुम्हें मैनिपुलेट करेगा, वो तुम्हें मैनिपुलेट करेगा क्योंकि उसको आराम पसंद है ना। कुछ लोग होंगे मैनिपुलेट हो जाएंगे, बंद करी कॉपी, निकल गए। कुछ लोग होंगे जो अब वहां पर अपनी फाइट को स्टार्ट करेंगे, मन उनका भी है जाने का, हमारा भी है, लेकिन फिर दिमाग को हम पुश करेंगे कि नहीं, नहीं जाना, नहीं जाना भाई, पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, XYZ चैप्टर के सवाल छूटे हुए वो लगाना है, 2 क्लासें मिस कर दी थी वो कंप्लीट करनी है। फिर तुम्हारा माइंड तुम्हें धीमे से कहेगा अरे मत करो ना यार, एक ही तो जिंदगी है, चलो। फिर तुम उसको पुश करोगे, नहीं करना है भाई, कल से नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, मुझे नए टॉपिक पढ़ने हैं, मेरे पास टाइम की कमी है, मुझे कॉलेज भी जाना है, मेरा सेमेस्टर का एग्जाम भी है, मुझे गेट में रैंक लानी है, मुझे अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना, मुझे सोसाइटी में चेंज लाना, मुझे इतिहास लिखना है। फिर तुम्हें धीरे समझाएगा अरे यार कुछ नहीं होता ये इतिहास भूगोल, चलो। जब तुम थोड़ी देर इससे फाइट करते रहोगे ना, और जिस पल में इसको ये एहसास हो जाएगा कि यार सामने वाला ना मानेगा नहीं, इसने तो पूरा मूड बना लिया कि अभी पढ़ेगा और कोई कुछ नहीं करेगा, फिर तुम्हारा दिमाग कहेगा चलिए भाई साहब अब हम आपके साथ हैं। रहीना तो तुम्हारे साथ ही है, कहां जाएगा? जब तुम मानने को ही नहीं तैयार हो तो कहेगा ठीक है पढ़ो, 5 मिनट 10 मिनट उसमें भी ड्रामे चलेंगे, कंसंट्रेशन नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, इधर उधर डाइवर्जन होगा, फिर ये आ जाएगा ट्रैक पे, सब कुछ समझ में आने लगेगा, समझ रहे हो? तो इस साइकोलॉजी को समझो, दिमाग तुम्हारे साथ बहुत खेल खेलता है, जो खेल तुम्हें लगता तुम खेल रहे हो ना, एक्चुअल में तुम नहीं खेल रहे हो, तुम तो मोहरा हो उस खेल का, खेल तो कोई और रहा है, समझ रहे हो गेम? हाँ, जिस खेल को आप अपना खेल समझ रहे हैं उस खेल के आप सिर्फ मोहरे हैं, खेल कोई और सेट कर रहा है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? तो आइडियल वर्ड से मैं ये बताना चाह रहा था
कि 100% कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल मत मानिए कि अब जीवन में सर्वेइंग रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप समय समय पे सर्वेइंग को या हर सब्जेक्ट को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। कितनी बार भी आपने पढ़ लिया हो, बच्चा एक बार सब्जेक्ट को पढ़ता बोलता सर वो सब्जेक्ट तो मेरा कंप्लीट है। विश्वास मानो यार मेरी इस बात का, 10 साल हो गए मुझे, मैं कई बार बता चुका हूं कितनी बार ये सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूं, मुझे नहीं पता है एग्जैक्ट नंबर, छोड़ो मुझे आसपास का नंबर भी नहीं पता है, लेकिन आज भी मैं दिल पे हाथ रख के ये नहीं बोल सकता हूं कि मुझे बहुत सर्वेइंग आती है। ये मैं बिल्कुल दिल से दिमाग से तुमसे सच बोल रहा हूं। पता नहीं कैसे कोई मैं बैठ जाता हूं, कसम से मेरा दिमाग बैठ जाता है जब कभी किसी बच्चे से बात होती है, उससे पूछो, वो बताता है कि सर मेरी तैयारी चल रही है, सर ये सब्जेक्ट डन है, ये सब्जेक्ट डन है, ये सब्जेक्ट डन है, ये सब्जेक्ट डन है। बेटा कब डन किया था? सर वो तो 3 महीने पहले ही पढ़ लिया था। 3 महीने से कुछ नहीं पढ़ा? नहीं सर वो तो डन है, वो तो मैंने पढ़ लिया, PYQ लगा लिए। दिल में मेरे घबराहट होने लगती है कि एग्जाम हॉल में बैठ के पंखे की स्पीड गिनेगा ये। 3 महीने पहले पढ़ा तो रिवीजन किया ने, फिर एग्जाम हॉल में बैठ क्या करेंगे? पंखा कितनी तेज घूम रहा है, कमरे में कितने AC लगे हुए हैं, यही सब करता है फिर आदमी 3 घंटे। 3 घंटे पहले एग्जाम हॉल से बाहर निकलने को मिलता नहीं है। तो ये गलत फहमी नहीं पालनी है कि बस अब हम 100% पे पहुंच गए। 100% कुछ नहीं होता है, 100% कुछ होता ही नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आज का ज्ञान समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। तो बस जब कभी भी तुम्हारे मन में कुछ भी करने का ख्याल आए, ये जीवन के लिए बता रहा हूं बेटा, मैं जीवन भर काम आएगा तुम्हारे, कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। जब जो भी, मुझे नहीं पता सही करने की बात हो रही, गलत करने की बात हो रही है, जब भी जो कुछ भी करने का मन करे ना, उसके बारे में 2 मिनट एनालिसिस करो, बस खुद से बात करो 2 मिनट, उसके सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करो। तुम्हें सबसे अच्छा जो गाइड कर सकता है ना, वो तुम ही हो। तो जिंदगी में थोड़ा सा रुकोगे ना, थोड़ा सा, आधी प्रॉब्लम खत्म है, आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। क्लियर है? तो चलो, लेकिन हम थ्योरेटिकली तो डिफाइन कर सकते हैं ना आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे तुम थ्योरेटिकली बोल देते हो कि हमें 100% सिलेबस आता है, हमें 100% सब्जेक्ट आता है, बोलने को तो बोल दो, बाकी तो एग्जाम में पता चलेगा ना। एग्जाम हो रहा है इसलिए पता चल जाएगा कितने % आता है। तो एक आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो और क्यों ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। तो पहले समझते हैं आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम, और फिर क्यों आइडियल बोलना है ये समझो। तो आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम का गेम क्या होता है? आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम में सबसे पहली चीज क्या है, देखो, फॉर आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम, एक आपके पास पहला जो चीज होना चाहिए वो सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए। देयर शुड बी एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, इस एनर्जी का क्या होना चाहिए, इंसिडेंट ऑफ द एनर्जी। तीसरा पार्ट क्या है, थ्रू द एटमॉस्फियर। और एटमॉस्फियर से हमारी खास चाहत क्या है कि ये एटमॉस्फियर नॉन इंटरफेयरिंग हो। अरे यार, ये रेडिएशन इस एटमॉस्फेयर के थ्रू हो रहा है, तो मैं नहीं लगता है कि ये नॉन इंटरफेयरिंग नहीं होगा। ये एटमॉस्फेयर भी तो इसमें इंसिडेंट में कुछ अपना खेल खेलेगा। ये एटमॉस्फेयर नॉन इंटरफियरिंग कैसे हो सकता है? ये एटमॉस्फेयर नॉन इंटरफियरिंग कैसे हो सकता है? लेकिन आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि एटमॉस्फेयर शुड बी नॉन इंटरफियरिंग। इसके बाद अगला गेम क्या होगा, इसके बाद होगा इंटरेक्शन। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी का इंटरेक्शन होगा इन ऑब्जेक्ट के साथ। देन देयर विल बी द रिफ्लेक्शन।
ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, देन कलेक्शन बाय सेंसर, इंफॉर्मेशन को सेंस करने का, कलेक्ट करने का काम किसका है? सेंसर का है। ये सारे चीजें क्या 100% इफिशियंसी के साथ होंगी? आप ही मुझे बता दो। ये सभी की सभी चीजें जो आप लिख रहे हैं, क्या इफिशियंसी इनकी 100% होगी? हाँ, अगर इन सभी चीजों की इफिशियंसी 100% है तो उस रिमोट सेंसिंग सिस्टम को आप नो डाउट आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम बोल सकते हैं। बट ऐसा रिमोट सेंसिंग सिस्टम थ्योरेटिकली पॉसिबल होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर हर ऑपरेशन में इफिशियंसी 100% नहीं होगी। इसके बाद क्या है? कलेक्शन हो गया। नाउ द नेक्स्ट सब इज ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। अब इन सेंसर का काम है इस डेटा को ट्रांसमिट करना। 100% इफिशियंसी के साथ ट्रांसमिशन नहीं होगा, रियल टाइम में ट्रांसमिशन नहीं होगा कि तुरंत डेटा था वही डेटा यहां पर दिख गया। तो ये कुछ आपकी बेटा रिक्वायरमेंट है आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम से। मुझे सभी बच्चों से कंफर्मेशन चाहिए, रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या होता है, आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। ये बात अगर क्लियर हो गई है तो चैट बॉक्स में लिख दो HAAN। पानी फंस गया है। चले आगे बातचीत करें। कैसे हो सर आप? सर एज यूजुअल अच्छे ही है। हम्म। अब अगला सवाल आता है टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम। सर ये जो रिमोट सेंसिंग सिस्टम है इसके टाइप्स क्या हैं? तो बेटा अगर मैं बात करूं, दो तरीके के रिमोट सेंसिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग और दूसरा होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग। एक होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम और दूसरा आपका होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। कुछ नहीं देखना जो लिखा हुआ है, हमको सब कुछ समझना है और समझा दें। फोटोग्राफ, मोबाइल से फोटो तो ले ही लेते होगे। अगर इस कमरे की मैं सब लाइट वाइट बंद कर दूं, आपके पास कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है, क्या आप फोटोग्राफ ले पाओगे? इफ देयर इज नो सोर्स ऑफ द लाइट यू कैन नॉट टेक द फोटोग्राफ। यस और नो? अरे फोटोग्राफ के लिए फोटो का मतलब ही होता लाइट, फोटो का मतलब ही होता लाइट, सारा खेल जो है वो लाइट का है। तो हम सभी इसका भी एक एग्जांपल देता हूं और कभी नहीं भूलोगे आप कि सर क्या होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम और क्या होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। अच्छा वो तो तुमने सुना होगा एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर। जस्ट टू रिलेट एक एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट टू रिलेट। एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर सुना है कि नहीं सुना है? तो अगर कोई पर्सन है जो कि सिगरेट मान लीजिए कंज्यूम कर रहा है तो उसको आप बोल सकते हो एक्टिव स्मोकर। उसके बगल में जो बैठा हुआ जो कि डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहा बट क्योंकि आसपास की एटमॉस्फेयर से वो इनहेल कर रहा है तो उसको आप बोलते पैसिव स्मोकर। पता है? एक्टिव स्मोकर और पैसिव स्मोकर क्या होते हैं? जैसे कोई अगर आपके अगल बगल सिगरेट
पी रहे हैं, तंबाकू का कंजम्पशन कर रहे हैं, अगर आप उनके बगल में भी खड़े हुए तो आप अपने आप को कंसीडर करिए पैसिव स्मोकर। तो जनरली इसीलिए क्या होता है, ऐसी जगह से हम लोग चले जाते हैं, अवॉइड करते हैं। यस और नो? बहुत लोग को दिक्कत होने लगती है। तो ये यहां से मैं दो टर्म को रिलेट करना चाह रहा था, एक्टिव और पैसिव को। अब होता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फोन है, मोबाइल है, हम सभी के मोबाइल में एक फीचर होता है, कैमरे के पास फ्लैश लाइट होता है। मान लो दिन के समय में, ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में सन अवेलेबल है, तो आपको मान लो किसी की फोटोग्राफ क्लिक करनी है, तो आप मोबाइल में क्या फ्लैश लाइट ऑन करेंगे? दिन के केस में जब हमारे पास सन की एनर्जी अवेलेबल है, लाइट अवेलेबल है, तो फोटोग्राफ को क्लिक करने के लिए हम फ्लैश लाइट को ऑफ रखते हैं, हाँ या ना? हम फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए अपने मोबाइल के कैमरे की फ्लैश लाइट को ऑन नहीं करते हैं। अरे जरूरत ही नहीं है, नेचुरली लाइट अवेलेबल है। नेचुरल फोटोग्राफ के लिए लाइट की जरूरत थी, और ये लाइट जो है वो नेचुरली ही अवेलेबल है, तो हमें किसी एडिशनल सोर्स ऑफ लाइट की, सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं है। सेम जगह पर सेम पर्सन की सेम मोबाइल से सेम आदमी फोटोग्राफ क्लिक कर रहा है, लेकिन अभी जो मामला है वो रात का है, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, और ऐसी सिचुएशन में अगर आपको फोटोग्राफ क्लिक करनी है तो आप इस मोबाइल के फ्लैश लाइट को अब क्या करेंगे, ऑन करके फोटोग्राफ क्लिक कर पाएंगे। फोटोग्राफ क्लिक करते समय क्या यहां पर आपको कोई सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड था? खुद का इस फोटोग्राफ की केवल मैं बात कर रहा हूं। इस पूरी कहानी में इस फोटोग्राफ को क्लिक करने के लिए क्या आपने कोई अपना सोर्स ऑफ एनर्जी लिया था? बोलो बेटा, क्या कुछ आपने दिमाग लगाया था इस सिस्टम के लिए कि हम अपना सोर्स ऑफ एनर्जी लेके चलें? तो आंसर था नो। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था? नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी था, सन था, जो कि इस सिस्टम के बाहर का पार्ट है। हमने अपने सोर्स ऑफ एनर्जी को तो बंद कर रखा है ना, हमने अपने सोर्स ऑफ एनर्जी को तो बंद कर रखा है ना। लेकिन अगर सेकंड केस में बात करें तो यहां पर नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। इस पूरे सिस्टम के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है बेटा आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी था, फ्लैश लाइट, मोबाइल की फ्लैश लाइट। मोबाइल की फ्लैश लाइट ही यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी था, जिस सिस्टम में आपने यहां पर, जिस कंडीशन पे आपने यहां पर, जिस सिचुएशन पे आपने यहां पर फोटोग्राफ को क्लिक किया है। दो तरह के रिमोट सेंसिंग सिस्टम होते हैं, एक्टिव। एक्टिव मतलब हमारा खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी है। पैसिव कोई एनर्जी नहीं है, जो एनर्जी अवेलेबल थी उसी से काम चल गया, जो एनर्जी अवेलेबल थी उसी से काम चल गया। ऐसे सिस्टम को आज के बाद बेटा हम बोलेंगे पैसिव सिस्टम, और जहां पर सेल्फ सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, ऐसे सिस्टम को आज के बाद हम लोग बोलेंगे एक्टिव सिस्टम। ऐसे सिस्टम को आज के बाद हम लोग बोलेंगे एक्टिव सिस्टम। पढ़ लो। पैसिव सिस्टम, it detect the reflector or the emitted radiation from the natural source. Active system, the sensor emit the radiation which is directed towards the target to be investigated. The radiation reflected from the target is detected and measured by the sensor. Advantage include the ability to obtain the measurement anytime. अरे भैया जब खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी है तो डिपेंडेंसी तो कम हो जाएगी ना। आपके पास सेल्फ सोर्स ऑफ एनर्जी है, इस एनर्जी को सोर्स ऑफ एनर्जी है ताकि आप एमिशन कर पाए, रेडिएशन कर पाए,
ऑब्जर्व ऑब्जर्व कितना डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको कलेक्ट कर पाए, डेटा को ट्रांसमिट कर पाए, तो आपकी डिपेंडेंसी तो कम हो जाएगी ना। सेल्फ सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। We can use the natural source of energy, sun energy, as a source of energy in the case of active remote sensing system. अगर ये दोनों बातें दो सभी को क्लियर हैं तो चैट बॉक्स में क्या लिखना है? HAAN। क्या लिखना है? HAAN। तो ये बात कर ली मैंने बेटा आपसे आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम की। एक यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स चाहिए, नॉन इंटरफेयरिंग एटमॉस्फेयर चाहिए, यूनिक एनर्जी इंटरेक्शन चाहिए, सुपर सेंसर होना चाहिए, रियल टाइम डेटा हैंडलिंग होनी चाहिए, मल्टीपल डेटा यूजर को आप प्रोवाइड कर पाए इंफॉर्मेशन। सब कुछ थ्योरेटिकल है, सब कुछ क्या है? थ्योरेटिकल है। तो आइडियल रिमोट सेंसिंग, पहले हम लोगों ने समझा रिमोट सेंसिंग क्या होता है, फिर हम लोगों ने बातचीत की आइडियल रिमोट सेंसिंग क्या होता है, और फिर हम लोगों ने बातचीत कर ली टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या होते हैं, एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है और पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है। देखो, सन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये आपका हो गया पैसिव। एक्टिव के लिए सेंसर के पास ही पूरा गेम है एनर्जी को रेडिएट करने का, एमिट करने का और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का। ऐसे सिस्टम को आपने बोल दिया एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। ऐसे सिस्टम को आपने बोल दिया एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। सर एप्लीकेशन, फिर वही बात, जो जो फील्ड तुमने सुन रखी है हर फील्ड में रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन है, क्योंकि भैया अल्टीमेटली चाहिए तो डेटा ही। हर फील्ड, किसी भी फील्ड में आप बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए एग्रीकल्चर के फील्ड में, फॉरेस्ट्री के फील्ड में, लैंड यूज के फील्ड में, सॉइल की फील्ड में, जियोलॉजी के फील्ड में, अर्बन लैंड यूज के केस में, हर जगह इस रिमोट सेंसिंग के इस डेटा का क्या है? आपका एप्लीकेशन है। सर और कोई एप्लीकेशन भी क्या? वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, कोस्टल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट डिजास्टर एक्सेट्रा। In all the fields there is the applicability of the remote sensing. So मेरे प्यारे से लाल, इन दिस वे में हम लोगों ने अपना प्यारा सा सब्जेक्ट जिसका नाम हुआ करता है सब्जेक्ट का सर्वेइंग, इसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक कर लिया है कंप्लीट। हम लोगों ने बातचीत करी थी इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग से, हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग से। दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग के बाद बेटा हम लोगों ने प्यारी प्यारी बातें करी थी लीनियर मेजरमेंट से रिलेटेड, और लीनियर मेजरमेंट में हमारा जो मेन डिस्कशन था वो रिलेटेड था चैन और टेप सर्वे से। फिर हम लोगों ने बेटा बातचीत स्टार्ट करी थी ट्रैवर्स कंपास सर्वे की। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंपास सर्वेइंग। उसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था दैट वाज रिलेटेड टू द ट्रैवर्स सर्वे। ट्रैवर्स सर्वेइंग के बाद हम लोगों ने बात की थी बेटा लेवलिंग की, और लेवलिंग में हम लोगों ने दो तरीके की बात की थी डिटेल में, एक थी प्लेन लेवलिंग और एक थी जियोडेटिक लेवलिंग। कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की हम लोगों ने बात की थी। यूनिक एनर्जी का मतलब कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, देयर शुड नॉट बी एनी वेरिएशन, देयर शुड नॉट बी द वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, in the terms of amount, in the terms of magnitude there should be no variation, constant source of energy, दुर्गेश, constant source of energy। इसके बाद हम लोगों ने बेटा बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग की। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग के बाद हम लोगों ने यहां पर बात की थी बेटा कंटूर की। कंटूर के बाद हम लोगों ने यहां पर बात की थी प्लेन टेबल सर्वेइंग की। प्लेन टेबल सर्वेइंग के बाद बेटा हम लोगों ने बात की थी थियोडोलाइट सर्वेइंग की।
इसके बाद बेटा हम लोगों ने बात की थी टेक्योमेट्री सर्वेइंग की, और टेक्योमेट्री सर्वेइंग के बाद बेटा हम लोगों ने बात की थी कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम के बाद हम लोगों ने बेटा बात की थी कर्व्स चैप्टर की। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी एरर्स एंड एक्यूरेसी की। एरर्स एंड एक्यूरेसी की थोड़ी सी बात हम लोगों ने बीच में करी थी ट्रायंगुलेशन की भी, इल कंडीशन वेल कंडीशन अगर आपको याद हो। इल कंडीशन ट्रायंगल, वेल कंडीशन ट्रायंगल, ट्रायंगुलेशन का भी जिक्र हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग लिख दिया, जितना लिख दिया सब बताया, इससे ज्यादा ही बताया होगा। फिर हम लोग एंटर कर गए थे फोटोग्रामेट्री में। फिर हम लोग एंटर कर गए थे फोटोग्रामेट्री में। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया बेसिक ऑफ जीपीएस एंड जीआईएस। और फिर हम लोगों ने पढ़ लिया बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल एग्री। पढ़े कि सर ने ऐसे ही लिख दिए? बताओ भाई, ये सब टॉपिक जो लिखे हैं, पढ़ा है, कुछ पता है इसके बारे में? ये 17-18 टॉपिक लिख दिया ऐसे ही। भैया एक बार कंफर्म तो कर दो यार। हाँ, तो इससे कुछ ज्यादा ही बताया होगा, इससे कम नहीं बताया होगा। बोलो, इससे कुछ ज्यादा ही बताया होगा, इससे कम नहीं बताया होगा। मजा आया? सब्जेक्ट का फील आया? सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आया? मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैंने जो पढ़ाया वो 100% है, मैं बोल ही नहीं सकता हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि भैया इसके बाहर से सवाल बन ही नहीं सकता है। अरे कैसे बोल सकते हैं, हमने थोड़ा पेपर बनाया है। लेकिन इतना पढ़ने के बाद, अरे स्कूल जाते तो वहीं विद्वान थोड़ा बन गए थे, लेकिन बेसिक पता चल गया था। समय के साथ हमने इसको अप्लाई किया तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तुम इस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम को डील कर सकते हो, जरूरी नहीं कि वो प्रॉब्लम एज इट इज क्लास से आ जाए। ज्यादातर आएंगी, ये भी बता रहा हूं, ज्यादातर आएंगी, ये भी बता रहा हूं। तो आपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से अगर उसका बेसिक समझ लिया है, उसकी अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, तो फिर हमारा दिमाग चलने लगता है। और मेरी कोशिश यही थी, मेरी कोशिश यही थी कि आप चलना सीखें, आप दौड़ना सीखें, ये सारी चीजें आपके लिए एज ए सपोर्ट सिस्टम हो। अरे हम कहां पढ़ाना खत्म कर रहे हैं, एक तो बड़ी दिक्कत है। तुम लोग ना आखिरी में बैच खत्म होते होते रुला देते हो। कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं हैं, ठीक है? फिर मिलेंगे और एनर्जी के साथ, और एनर्जी के साथ मिलेंगे। और ये तो 5-6 नंबर का वेटेज था इसका, 4 से 5 नंबर गेट में वेटेज है। अगली बार जब मिलेंगे तो 10 से 11 नंबर के वेटेज के साथ मिलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के साथ मिलेंगे, फिर और मजा आएगा। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट वी विल कवर दैट विल बी द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं हूं, आप सबकी रीच में हूं। जब चाहो, जैसे चाहो कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? मोबाइल नंबर शेयर करना अलाउ नहीं है, हमारी भी कुछ लिमिटेशन से समझिए, ठीक है? मोबाइल नंबर वी आर नॉट अलाउड टू शेयर द मोबाइल नंबर, बट यू ऑल कैन कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ द सोशल मीडिया और एनी अदर वे। तो जो भी आपके डाउट्स, क्वेरीज हैं, कभी आपको लगता है कि हाँ सर से बात कर लें, शायद कुछ जीवन में बदलाव हो जाए, तो मैं अवेलेबल हूं, ठीक है? तो बिल्कुल रिलैक्स रोक रह के पढ़ाई करो। हाँ, बिल्कुल रिलैक्स रह के पढ़ाई करो। कहीं कोई दिक्कत आए, कहीं कोई गाइडेंस की जरूरत है, हम सभी आपके लिए अवेलेबल है।
तो बिल्कुल कनेक्टेड रहो बेटा, और अपने एक्सपीरियंस, हम लोग के लिए यार रियल मोटिवेशन तुम्हारी ये चैट है, मैं 1000 बार बोल चुका हूं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि लगता है कि आज क्लास शायद नहीं ले पाएंगे, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, होता है, सबके साथ होता है। बट यकीन मानो सारे दर्द खत्म हो जाते हैं जब तुम लोग के पास आ जाओ। ये पावर है तुम लोग के, जो बोलता हूं ना, यू पीपल आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑफ अस, ये रीजन है। ठीक है, तो आई होप सभी लोग कनेक्ट हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। सर का नाम तो पता ही होगा, कि नाम भी नहीं पता? हाँ, तो मिल जाएंगे यार, हाँ, बहुत आराम से मिल जाएंगे, बहुत कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नाम डालो मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस वॉज द डिस्कशन। एक बार चैट बॉक्स को लाल कर दो यार। मजा आया तुम लोग के साथ, मजा आया, तुम लोग को पढ़ने में मजा आया, मुझे सब्जेक्ट को पढ़ाने में बहुत मजा आया। ठीक है, तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आपको लगे कि प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, वो इंटेंशनल टिल्ट है भैया, वो इंटेंशनल टिल्ट है। ये मत सोचना सर भूल तो नहीं गए हैं, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा भूलते उलते नहीं है। हाँ, शुरू शुरू में कुछ लोग को लगता था कि सर बस एक क्लास का ही पढ़ के आते हैं। हाँ, क्यों? अच्छे से रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। 1-2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, तो यू विल डेफिनेटली गेट सम क्वेश्चन जहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट वो जो दिक्कत है वो आपको स्ट्रांग करने के लिए दी गई है, ना कि वीक करने के लिए। थोड़ा सा एफर्ट करना, कंसेप्ट्स को रिवाइज करना, थोड़ा सा कंसेप्ट्स को पढ़ोगे, सब कर ले जाओगे, यकीन मानो। ठीक है, तो रियली इट वाज, क्या ही बोलूं, शब्द ही नहीं मेरे पास, शब्द एक तो बहुत कम है मेरे पास। इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस, इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। बहुत मजा आया तुम लोग के साथ पढ़ने का यार, पढ़ने का, पढ़ाने का। मिलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस कोर्स। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, थैंक यू।